हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का प्रवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है आपका ड्रेनेज पैटर्न अर्थात अपवाह प्रतिरूप। तो हमने अभी तक जो टर्म्स पढ़ रहे थे तो टर्म्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारा एक सेपरेट टॉपिक है इसका ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह प्रतिरूप। तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम हमने समझा था कि ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र क्या होता है कि जब एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलती है तो एक बड़ा सा एक तंत्र बनाती है। इस सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। अर्थात जब मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक सिस्टम या तंत्र का निर्माण करे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ड्रेनेज पैटर्न भी एक टर्म है। दोनों में अंतर क्या है? तो जो अपवाह तंत्र होता है, अपवाह तंत्र के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि बात करें, अगर इसको नॉर्मल मैं आपको बात करूं, चलित लैंग्वेज में बात करें, जैसे कि आप कभी अगर शॉपिंग करने जाते हो तो आप बोलते हैं कि आपने कोई ड्रेस खरीदने के लिए गए, तो आप बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप शॉप पे बोलेंगे कि मुझे आप इस पैटर्न की ड्रेस दिखा दो। तो उस पैटर्न से मतलब है आपका उसका एक पर्टिकुलर निश्चित उसका एक डेफिनेट डिज़ाइन होगा। जैसे कि आपने बोला कि मुझे ये कोई भी आपने पर्टिकुलर पैटर्न का नाम बताया कि ड्रेसेस की, मुझे इस पैटर्न की ड्रेस चाहिए, तो आपको उस पैटर्न की ड्रेस दिखाएगा, वो आपको रेस्ट पैटर्न नहीं बताएगा। अर्थात उसका एक निश्चित डेफिनेट कुछ ना कुछ उसमें, या तो उसकी डिजाइनिंग वैसी होगी या उसका कलर या शेड वैसा होगा, तो वैसा उसका एक निश्चित पैटर्न या डेफिनेट शेप, साइज या डिजाइन जो बताता है। वैसे ही नदियां जब मिलती हैं, जब सहायक नदियां अपनी मुख्य नदियों से मिलती हैं तो एक निश्चित पैटर्न बनाती हैं। तो उस पैटर्न को या प्रतिरूप को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज पैटर्न। जैसे कि बात करें कि अगर एक ही मुख्य नदी है तो इस मुख्य नदी में ये नदियां ऐसे में आके मिल रही हैं, ठीक है, तो ये एक पैटर्न बन गया पत्ती जैसा। जबकि एक नदी सीधी गई और उसमें कुछ नदी ऐसी आके मिल रही हैं, ठीक है। अब इन दोनों पैटर्न में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये एक अलग ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम ये भी है, ड्रेनेज सिस्टम ये भी है, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग है। इसका पैटर्न अलग है, इसमें नदियां 90 डिग्री पे जाके मिल रही हैं, जबकि इसमें एक्यूट एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न को पढ़ना है। तो अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो जब नदियों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। इट मींस के जो रिवर्स के जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट उसको क्या बोला जाता है? ड्रेनेज पैटर्न। जब नदियां एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर में जाके एक डेफिनेट एक पैटर्न बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। चलिए, तो एक पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम का एक डेफिनेट पैटर्न है जो अलग अलग नदियों का अलग अलग बनता है, अलग अलग इसको कई सारे इसके फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं। तो बात करते हैं उन फैक्टर्स की कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं ड्रेनेज पैटर्न पे। अर्थात वे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ड्रेनेज पैटर्न आपका डिपेंड करता है कि कौन सी नदी कैसा पैटर्न बनाएगी, ठीक है। तो उन फैक्टर्स से बात करते हैं। तो उन फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले वो फैक्टर है आपका पहला, उसका नाम है आपका टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब होता है स्थल आकृति। क्या होता है? स्थल आकृति। अब स्थल आकृति क्या होती है? देखिए, टोपोग्राफी है, स्थल आकृति मतलब होता है कि वहां पर निश्चित किस जगह से नदी कहां से बह रही है। जैसे कि बात करूं कि ये एक घाटी है, पठार है, अब यहां से प्लेन चालू हो गया, ऐसे और ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, यहां पर स्लोप आया, ठीक है, ये ऊंचाई थी और ये नीचाई हो गई। अब जो नदी बहेगी, अब यहाँ से जो नदी बहेगी तो वो नदी ऐसी बहेगी, फिर यहाँ से एकदम से ऐसा स्लोप लेगी ना, यहाँ पे नदी की स्पीड स्टिल रहेगी, यहाँ पे ढलान पे नदी तेज बहेगी और फिर एकदम से सीधी बहने लगेगी। तो नदी ने एक पैटर्न चेंज किया, नदी ने अपना एक पाथ चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ की स्थलाकृति ऐसी थी। अगर स्थलाकृति ऐसी होती, ठीक है, ऐसी होती तो नदी निश्चित ही रूप से ऐसी की ऐसी बहती। इसमें कोई चेंजेस आते क्या? ऐसे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इसकी स्थलाकृति ऐसी है और इसकी स्थलाकृति ऐसी है। तो टोपोग्राफी स्थल आकृति की बात करें तो ये सबसे एक मेजर फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है आपका क्या? ड्रेनेज पैटर्न। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? स्थल आकृति या टोपोग्राफी। दूसरे फैक्टर की बात करें तो ये है स्लोप। क्या है? इसी में हम बात कर लें, इसी में आएगा दूसरा फैक्टर आपका स्लोप आएगा। क्या आएगा? स्लोप। स्लोप को क्या बोलेंगे? ढाल बोलेंगे। कैसे? जैसे कि यहीं पर है आपका कि अगर पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ से नदी नीचे की ओर बह रही है और यहाँ पे ऐसे ढाल है, तो यहाँ से निश्चित ही नदी ऊपर से नीचे की ओर तेजी से जाएगी और तेजी जाएगी तो यहाँ पर जो है गड्ढा बनाएगी और फिर जाके आगे बढ़ेगी। तो यहाँ का अलग ही शेप होगा। जबकि एक नदी जो पहाड़ की जगह
ठीक है, एक पठार से निकली है, उसका उद्गम यहाँ से हुआ है, तो ये जो ढाल है इसका ढाल ज़्यादा है, ठीक है, इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप बहुत कम है। तो ये ढाल या स्लोप भी दो मेजर फैक्टर डिपेंड करते हैं किसी नदी के ड्रेनेज पैटर्न पर या अपवाह प्रतिरूप पर, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, टोपोग्राफी, ये स्थलाकृति। दूसरा क्या हुआ, स्लोप या ढाल। अगर नदी का ढाल ज्यादा होगा तो नदी का पैटर्न, नदी तेज बहेगी तो पैटर्न अलग बनाएगी, नदी का ढाल कम होगा तो नदी स्लो बहेगी, पैटर्न अलग बनाएगी। चलिए तीसरी बात करें तो नेचर ऑफ रॉक क्या होगा, तीसरा होगा आपका नेचर ऑफ रॉक। नेचर ऑफ रॉक या बोले तो रॉक्स या बोले आपका जो पत्थर होते हैं, ठीक है, तो आपका जो पत्थर होते हैं तो उन पत्थरों का नेचर कैसा है, ठीक है। उन रॉक्स की बात करें तो उन चट्टानों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। रॉक्स मतलब चट्टान, चट्टानों की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। कैसे, चट्टानों की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी हार्ड रॉक है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रैपिड्स पढ़ाए थे, तो रैपिड्स वाले वीडियो जब मैंने आपको रिवर रिजुविनेशन बताया था, तो अगर ये हार्ड, ये कठोर चट्टान है, ये नम चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ये नम चट्टान है, ठीक है। अगर कठोर चट्टान होगी तो इसका इरोजन नहीं होगा, जबकि सॉफ्ट चट्टान जो होती है नम, उसका इरोजन जल्दी होता है। हार्ड चट्टान का नहीं होता, सॉफ्ट का इरोजन होता है। मैंने बताया था पैटर्न आपको। तो इस प्रकार से अगर चट्टान अगर कमजोर होगी, चट्टान कमजोर होगी, उसकी प्रकृति आपका, अगर वो जैसे कि आपका इग्नियस चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टान, ये कठोर होती हैं, तो इनका इरोजन इतनी जल्दी नहीं होता। जबकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो आपकी अवसायी चट्टान, इनका अपर्दन जल्दी होता है। तो ऐसी चट्टान जिनका अपर्दन जल्दी हो जाएगा तो नदी उन चट्टान को काटते हुए आगे निकल जाएगी। अगर वो चट्टान कठोर होगी तो नदी को, जैसे कि बात करें कि ये एक चट्टान है, ठीक है, ये कठोर चट्टान है और ये एक चट्टान है आपकी नम चट्टान है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। अब नदी यहाँ से बह रही हुई आई तो अब इसका अगर अपर्दन, बहती हुई आ रही है, इसका अपर्दन नहीं होगा तो नदी फिर ऐसा बहेगी और यहाँ से नदी दो पार्ट में बढ़ जाएगी। जबकि नदी यहाँ से आ रही है और चट्टान अगर नम है ये वाली, तो नदी इसको काटते हुए निकल जाएगी और यहाँ पर एक अलग पैटर्न बनेगा, ठीक है। इसको नदी काट तो निकल जाएगी और आपका ये घाटी बन जाएगी, दोनों के पत्थरों के बीच से निकल रही है, जबकि यहाँ पत्थर को वो नहीं तोड़ पाई और दोनों ओर से निकल गई। तो आपका नेचर ऑफ रॉक, अगर आपका चट्टान कठोर होगी तो अपर्दन कम होगा और चट्टान नम होगी तो अपर्दन ज्यादा होगा। तो चट्टान की प्रकृति कैसी है, ये भी एक फैक्टर है आपका किसका, अपवाह प्रतिरूप का, ड्रेनेज पैटर्न का। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी में है नेचर ऑफ रॉक हो गया आपका, टोपोग्राफी हो गया है, ठीक है, आपका स्लोप हो गया है। नेक्स्ट है आपका वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, अपक्षय और अपर्दन, इसको बोलते हैं वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, अपक्षय एवं अपर्दन। देखिए वेदरिंग एंड इरोजन, जैसे कि कहीं पर अगर नदी में सेडिमेंट्स ज़्यादा है, नदी में सेडिमेंट्स ज़्यादा है तो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जा रही है। तो नदी, अगर नदी का बहाव तेज है, जैसे कि हमने तीन नदी के फेज पढ़े थे, आपका यूथ एज, मैच्योर एज और ओल्ड एज, अर्थात आपका आपका युवा अवस्था, आपका प्रौढ़ावस्था और वृद्ध अवस्था। तो जब नदी का वेग तेज होता है नदी आपका इरोजन ज़्यादा करती है, जब नदी का वेग कम होता है नदी इरोजन कम करती है। अगर नदी अपर्दन ज़्यादा करेगी तो नदी वहाँ से मिट्टी ज़्यादा हटाएगी और वहाँ पर एक गहरी घाटी बनेगी। जबकि अगर मिट्टी में, अगर नदी में सेडिमेंट ज़्यादा होंगे तो नदी सेडिमेंट्स को ले जाकर वहाँ पर डिपॉजिट कर देगी या छोड़ देगी। तो जो अपर्दन है, ठीक है, अगर नदी में सेडिमेंट ज़्यादा है तो नदी इन सेडिमेंट्स को ले जाएगी। फिर आपका ऑक्सबाउल लेक बनती है, हमने पढ़ा था। तो इरोजन और वेदरिंग या आपका अक्षय और अपर्दन भी ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं किस पे, ड्रेनेज पैटर्न पे। जैसे कि बात करें कैसे करते हैं, अगर ये नदी बह के आ रही है, इसमें सेडिमेंट ज़्यादा, सेडिमेंट उसने यहाँ छोड़ दिए तो नदी अब यहाँ से बहेगी, ठीक है। नदी में सेडिमेंट्स नहीं है, ठीक है, इसमें अपर्दन नहीं हो रहा, सेडिमेंट्स नहीं है तो नदी सीधी बहेगी। तो दोनों में अंतर आ गया आपका। बिल्कुल छोटी सी चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ आपको फैक्टर्स को याद रखना है कि वो कौन से फैक्टर्स जो डिपेंड करता है जिस पे ड्रेनेज पैटर्न। तो हमने चार मेन फैक्टर पढ़े, आपका टोपोग्राफी, स्थलाकृति, दूसरा आपका स्लोप या ढाल, तीसरा नेचर ऑफ रॉक, चौथा आपका वेदरिंग एंड इरोजन, और एक आपका सफिशिएंसी ऑफ वाटर, अर्थात उसमें नदी में पानी कितना, नदी में पानी ज़्यादा होगा तो पैटर्न अलग बनेगा, नदी का पानी कम होगा तो पैटर्न अलग बनेगा, नदी पतली बनेगी, ठीक है। ये आपका नदी, अगर ये चौड़ी नदी है इसका पैटर्न अलग बनेगा और सक्रिय नदी का पैटर्न अलग बनेगा, नैरो रिवर का, ठीक है, वाइड का अलग बनेगा। तो एक आपका सफिशिएंसी ऑफ वाटर, अर्थात उसमें जल की आपूर्ति कितनी है, ये भी एक फैक्टर है किसका,
ड्रेनेज पैटर्न का। चलिए मेन हम बात करते हैं, अब इस टॉपिक पे आते हैं कि आपका ड्रेनेज पैटर्न होता कितने प्रकार का है। ठीक है, चलिए तो ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, इसको बोलते हैं अपवर्ती प्रतिरूप। एक होता है कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न अर्थात आपका समवर्ती प्रतिरूप। चलिए तो अगर डिस्कॉर्डेंट पैटर्न जो होता है कि इसकी अगर बात करें तो जब नदी अगर किसी क्षेत्र से बह रही है तो नदी किस क्षेत्र से होकर बह रही है, अगर ये उस बात पर नदी का पैटर्न डिपेंड नहीं करता तो वो किस पे आएगा, डिस्कॉर्डेंट पैटर्न में। और नदी किस क्षेत्र से होकर बह रही है, किन ढाल से होकर बह रही है, अगर वो नदी की दिशा को या नदी के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं तो वो आएगा कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न पे। ठीक है, अगर बात करूं कि अगर इसकी डिस्कॉर्डेंट पैटर्न की जैसे कि बात करें, नदी अगर पत्थर से होकर बह रही है, ठीक है, नदी पत्थरों से होकर बह रही है, पहाड़ों से होकर बह रही है, लेकिन उसका कोई पार्ट डाइवर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, बीच में कोई पहाड़ पड़ गया, जब भी कोई पार्ट डाइवर्ट नहीं हुआ है तो नदी का इनिशियल फेज क्या था, नदी कहां से होकर बह रही है, जो भी उसके बीच में जो भी बाधाएं आई हैं, जो बैरियर्स आए हैं, उसके बावजूद भी नदी ने अपनी दिशा को निरंतर उसी डायरेक्शन में रखा है, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो किस में आएगा, डिस्कॉर्डेंट पैटर्न में, अपवर्ती में। जबकि अगर सपोज करें ये नदी बह रही थी, ठीक है, अब रास्ते में कोई पहाड़ पड़ गया, ठीक है, कोई पहाड़ पड़ गया, ठीक है, और नदी ने अपनी दिशा बदल ली। ठीक है, नदी अब कैसी हो गई, नदी अब यहां से ऐसी हो गई, ठीक है, क्योंकि यहां पहाड़ पड़ गया और नदी यहां से ऐसी बहने लगी। तो इसमें नदी की बहने की दिशा, ठीक है, नदी की बहने की दिशा को मैं बात कर रहा हूं कॉन्कॉर्डेंट की, इसको मैं इसमें बताता हूं। देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, दोनों में ये पहाड़ है, अब दोनों में नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। अब इस नदी के सामने चट्टान आई, उसके बावजूद भी नदी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, नदी ने इस चट्टान को काटते हुए और इसके या तो यहाँ पर गार्ज बनाया, एक वी शेप वैली बनाई, घाटी बनाई, और वी शेप वैली बनाई, नदी सीधी इसके बाद भी निश्चित इस पास से है। अर्थात ये रिवर को फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या पहाड़ था, पर्वत था, नदी अपने निश्चित पाथ पे कंटिन्यू है। तो ये किसमें होता है, अपवर्ती स्वरूप में, डिस्कॉर्डेंट पैटर्न में। जबकि कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न में क्या होता है कि नदी जो बह रही है, नदी बह रही है, उसके सामने पहाड़ आ गया, तो अब नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। कैसा कि नदी अब सीधे ना बहते हुए कहां जाने लगी, अब ये ऐसी बह रही है। जबकि नदी की दिशा क्या थी बहने की, ऐसे थी, लेकिन उसने चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि सामने बैरियर या एक रुकावट आ गई। ठीक है, तो ये किस में आएगा, कॉन्कॉर्डेंट में। ठीक है, और जब अगर पैटर्न पाथ चेंज नहीं करे, अपने निश्चित पाथ पर डटी रहे, स्टेक रहे, तो वो किस में आएगा, डिस्कॉर्डेंट में। क्लियर है। चलिए, अर्थात जब किसी क्षेत्र की टोपोलॉजी या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं करते रिवर के फ्लो को, तो वो किस में आता है, वो किस में आता है, डिस्कॉर्डेंट पैटर्न में। जबकि कहीं की टोपोग्राफी या वहां का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अफेक्ट करेगा नदी को, तो वो किस में आएगा, कॉन्कॉर्डेंट में। क्लियर। तो इसमें नदी की स्थल आकृति क्या है, वो डिपेंड नहीं करती, वो उस नदी अपने निश्चित सीमा में बह रही है, निश्चित पाथ में। जबकि इसमें टोपोग्राफी अफेक्ट करती है नदी के रिवर के फ्लो को। टोपोग्राफी अगर बीच में ऊंची हो गई तो नदी ने अपना पाथ चेंज कर लिया। क्लियर है। ये डिस्कॉर्डेंट, ये कॉन्कॉर्डेंट में। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इनके प्रकार क्या होते हैं, डिस्कॉर्डेंट के और कॉन्कॉर्डेंट के। इनके जो है कई सारे प्रकार हैं, हमको इनके प्रकार पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें डिस्कॉर्डेंट पैटर्न की, तो एक बार फिर से ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं डिस्कॉर्डेंट पैटर्न की। तो डिस्कॉर्डेंट पैटर्न जो है, मैंने आपको बताया क्या कि जब if it does not correlate the topography and geological structure of river, it is known as discordant pattern। अर्थात जब वहाँ की स्थल आकृति उस चीज से नदी को कोई फर्क ना पड़े, वो अपने निश्चित दिशा में बहती रहे, तो किस में आता है, वो डिस्कॉर्डेंट में या अपवर्ती स्वरूप में या प्रतिरूप में। ठीक है, अभी कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली एंटीसीडेंट, दूसरी सुपरमोइज्ड। ठीक है, एंटीसीडेंट इसको बोलेंगे पूर्ववर्ती, सुपरमोइज्ड पूर्ववर्ती, ये हो जाएगी आपकी अपवर्ती, सॉरी ये आरोपित हो जाएगी। चलिए ठीक है,
अब बात करें एंटीसीडेंट की या सुपरमॉइज्ड की, दो प्रकार होते हैं किसके, डिस्कॉर्डेंट पैटर्न के। ओके चलिए देखिए, एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती मतलब होता है कि नदी पूर्व में अपने जिस दिशा से बह रही थी उसके बाद अगर उस क्षेत्र में कोई भी भौगोलिक परिवर्तन आते हैं। आप समझना एंटीसीडेंट क्या होता है कि नदी का एक निश्चित दिशा थी, जैसे कि नदी की एक निश्चित दिशा थी, उसके बाद में अगर उस क्षेत्र में कोई भी भौगोलिक परिवर्तन अर्थात कोई भी ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं, उसके बाद भी नदी का जिस दिशा में बह रही है वो दिशा परिवर्तन नहीं होती, तो वो किस में आती है, एंटीसीडेंट रिवर्स में या पूर्ववर्ती नदियों में। जैसे कि बात करें, ठीक है, देखिए इंडिया आपका पहले से ऐसे ही था, ठीक है। अगर बात करें इंडिया का, ये बाद में आपकी हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति आपका ये गोंडवाना लैंड है जो पहले से था। फिर आपका जब आपने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस देखा है तो हिमालय के बनने के बाद जो पहले से नदियां बह रही थी, जैसे कि बात करें तो आपका सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी है आपका। फिर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, और भी जो सतलज नदी है। तो अब हिमालय बन गए हैं, ठीक है। इनकी पहले की दिशा ये थी, अब यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और हिमालय के फॉर्मेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन नदियों की दिशा वो उल्टी चली गई। ये नदियां अब ब्रह्मपुत्र हिमालय को काट के नीचे की ओर आती है ना, पहले भी ऐसी आ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि ये हिमालय बनने के बाद ये ऊपर जा रही है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नदी आपका फिर भी उसी दिशा में आ रही है, अर्थात नदी की जो पुरानी दिशा थी या नदी का जो पुराना जो डायरेक्शन था, उसके बाद ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए। क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय बने। हिमालय बनने के बाद यानी यहाँ पर जो भी ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए उससे उस नदी के बहने की दिशा पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, वो किस में आती है, एंटीसीडेंट रिवर्स में। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलज रिवर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो चेंजेस आए वहां पर स्ट्रक्चर में, उसके बाद भी नदियों ने अपनी बहने की दिशा वही रखी सेम, इसीलिए किसमें आती है, एंटीसीडेंट रिवर्स में। अर्थात नदियों की एक निश्चित दिशा होती है पहले की, और उसके बाद उस क्षेत्र में ज्योग्राफिकल चेंजेस या भौगोलिक परिवर्तन के बाद भी नदी अपनी दिशा को जारी रखे, उसे क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स या पूर्ववर्ती नदियां। क्लियर, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। एक होती है सुपरमॉइज्ड रिवर्स या आरोपित नदियां। तो सुपरमॉइज्ड रिवर से आरोपित नदियां होती हैं, अर्थात नदी जब आपका दो अलग अलग रॉक्स में बहती हैं। जैसे कि आपका बात करें, ठीक है, कि जब नदियां हैं, जैसे कि मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे जब मैंने आपको रैपिड्स पढ़ाया था, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, ठीक है, हार्ड रॉक है सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है फिर सॉफ्ट रॉक है। ऐसे अगर आपका अलग अलग प्रकार की चट्टानें आती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की चट्टानें आती हैं, ठीक है, जब रिवर आपकी नम चट्टान से होते हुए कठोर चट्टान की ओर बहती है और कठोर चट्टान से नम चट्टान, तो इसमें परिवर्तन तो आएंगे नदी के पाथ में। जैसे कि कठोर चट्टान का इरोजन नहीं होगा जबकि सॉफ्ट चट्टान का इरोजन होगा, ठीक है, हार्ड चट्टान का नहीं होगा, सॉफ्ट का इरोजन होगा। तो नदी जब विभिन्न चट्टानों से होते हुए बहती है अलग अलग प्रकार की, अर्थात उनका नेचर अलग हो उन रॉक्स का, उसके बाद भी नदी ने, ऐसा नहीं कि चट्टान के बहने के बाद नदी नीचे की ओर चलेगी, नदी ने अपनी दिशा वही रखी, नदी ने अपनी दिशा वही रखी। अर्थात जब अलग अलग नेचर के रॉक्स होते हैं, नदी उनमें बहती है, उसके बाद भी नदी के पाथ में चेंजेस नहीं होते, जबकि ठीक है, वो किस में आती है, सुपरमॉइज्ड रिवर्स में, आरोपित नदियों में। जैसे कि चंबल नदी, नर्मदा नदी, आपका बेतवा नदी इसी में आती है। ये आपका उल्टी दिशा में बह रही है। आप देखें तो चंबल की बात करें, जैसे कि चंबल नीचे से ऊपर की ओर जाती है, बेतवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। अर्थात ये, क्योंकि क्या हुआ क्या है कि यहां पर पेनिसुलर, नीचे प्रायद्वीप पठार है, पेनिसुला है और ऊपर मैदान है, ऊपर मैदान है, तो ये कठोर है, ठीक है, और ये नम है। क्या, ये मैदान आपका जो है, मैदान ऑब्वियसली आपका किससे, कठोर पेनिसुलर या प्रायद्वीप पठार से नम होगा। तो जो नदियां हैं, चंबल की बात करें तो चंबल नदी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, वहीं आपका बेतवा नदी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार जब अलग अलग आपका रॉक्स होते हैं, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, इनके कॉम्बिनेशन जब नदी बहती है, उसके बाद भी नदी अपनी उसी दिशा को जारी रखती है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरमॉइज्ड रिवर या आरोपित नदियां, ठीक है। इससे इसकी बहने की दिशा नहीं बदली, ठीक है, कठोर चट्टान से नरम चट्टान की ओर, नम चट्टान से कठोर चट्टान की ओर, फिर भी नदी उसी दिशा में बह रही है, तो वो किसमें आती है, आरोपित नदियों में या सुपरमॉइज्ड रिवर्स में। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया आपके डिस्कॉर्डेंट पैटर्न या आपका
अपवर्ती नदियां। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डिस्कॉर्डेंट पैटर्न। तो आपको पढ़ना एक बार दोनों है, पर आपको किसको ध्यान रखना है, कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न को या आपका समवर्ती प्रतिरूप को। ठीक है, चलिए एंटीसीडेंट पढ़ लिया हमने और सुपरमोइज पढ़ लिया है। चलिए दूसरा आपका था पैटर्न कौन सा है, कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न, ये इसी को बोलेंगे समवर्ती प्रतिरूप। तो कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न है समवर्ती प्रतिरूप। मैंने बताया कि जब नदियां वहाँ की स्थल आकृति और जूलॉजिकल स्ट्रक्चर से अफेक्ट हों, या नदियों क्या जो वहाँ पर जहाँ बह रही हैं वहाँ के ढाल नदियों को प्रभावित करे, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्कॉर्डेंट या समवर्ती प्रतिरूप या कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न। अर्थात यहाँ पर नदी रिवर्स हाईली अफेक्ट होती है किससे, वहाँ के जोलॉजिकल स्ट्रक्चर से और टोपोग्राफी से। जैसे कि नदी अगर ढाल में बह रही तो नदी ऊपर से नीचे की ओर बहेगी, और नदी अगर पहाड़ों में बह रही तो नदी ऊपर से नीचे की ओर झरना बनाएगी। तो ये किस पर डिपेंड हो रहा है, ये नदी की स्थल आकृति पर या वहाँ की टोपोग्राफी पर। ठीक है, तो ये किस में आता है, कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न में, कि इफ रिवर्स कोरिलेट इट्स टोपोग्राफी एंड जूलॉजिकल पैटर्न देन इट इज नॉन एज कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न। In this the rivers are highly affect in which the rivers where the river flows. क्लियर। चलिए कि जहां पर नदियां बहती हैं वो क्षेत्र उसको काफी हद तक प्रभावित करते हैं, किसको, उन नदियों को, उसी को बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न या समवर्ती प्रतिरूप। अब इसके जो है कई सारे प्रकार होते हैं, हमको एक एक प्रकार पढ़ना है, वन बाय वन इसको हमको पढ़ना है, टाइप्स को जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला इसका ये कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका पहला है कंसिक्वेंट पैटर्न। क्या है इसका पहला, कंसिक्वेंट पैटर्न, इसको बोलेंगे अनुवर्ती, इसको बोलेंगे अनुवर्ती प्रतिरूप। ठीक है, कंसिक्वेंट पैटर्न या अनुवर्ती प्रतिरूप, इसमें होता है कि नदियां जब अपने ढाल की ओर, सिंपल सी जो आपका कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न है इसका सबसे सिंपल जो स्वरूप है, सबसे आसान, वो है कंसिक्वेंट पैटर्न या इसको बोलेंगे अनुवर्ती प्रतिरूप। जब नदियां अपने ढाल को फॉलो करती हैं तो वो किसका कहलाती हैं, कंसिक्वेंट पैटर्न। किसको, जब नदियां अपने सामान्य ढाल को फॉलो करती हैं, किसके, सामान्य ढाल को। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए भारत का ढाल किस ओर है, हमने पढ़ रखा है कि भारत का ढाल है वो किस ओर है, पूर्व की ओर। तो इसीलिए आपका बात करें तो गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है, जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां वेस्ट टू ईस्ट बहती है। क्यों, क्योंकि पूरे प्रायद्वीप पठार का ढाल किस ओर है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब नदियां अपने सामान्य ढाल को, ठीक है, ये आपका गोदावरी है, ये आपका महानदी है, ठीक है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, पेन्नूर है, तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, क्योंकि भारत, संपूर्ण भारत का ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर है, भारत का स्लोप किस ओर है, ईस्ट साइड है। तो जब नदियां अपने सामान्य ढाल को फॉलो करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट पैटर्न या अनुवर्ती स्वरूप। ठीक है, तो ये आपका नदियां का, पूरी नदियां ऐसी बहेंगी तो इनका एक पैटर्न अलग दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इनका ढाल इस ओर है, तो किसमें आएगा, कंसिक्वेंट पैटर्न में। क्लियर है, सिंपल है, इस पर ज्यादा आपको नहीं उलझना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें कंसिक्वेंट पैटर्न के बाद सब्सिक्वेंट पैटर्न। ठीक है, सब्सिक्वेंट पैटर्न।
सब्सिक्वेंट पैटर्न का मतलब है कि जब जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां अपनी जब मेन स्ट्रीम को फॉलो करती हैं, जब अपनी मुख्य नदी को फॉलो करती हैं और वो मुख्य नदी के बनने के बाद वो नदियों ने अपनी दिशा बदली है, या बात करें तो जो मुख्य नदी के अनुसार जब सहायक नदी अपनी दिशा बदले तो किसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें कि अगर हम बात करें यमुना की, ठीक है, तो यमुना नदी ऐसी बह रही है, ठीक है, और गंगा नदी ऐसी बह रही है, ठीक है, ये यमुना है, ये गंगा है। अब बात करें चंबल की, तो चंबल जाके यहाँ से ऐसी मिल रही है, बेतवा मिल रही है, ठीक है, केन मिल रही है, सोन जाके गंगा में मिलती है। तो इन नदियों ने अपनी दिशा जो है इनकी ऐसी रखी और इनकी निश्चित दिशा भी इनकी फॉलो हो गई है। तो बात करें अगर यहाँ पर यमुना नदी नहीं होती तो ये और आगे तक जाती, ठीक है, गंगा नहीं होती तो शायद हो सकता है कि ये फिर ऐसी जाके किसी में मिलती और ये ऐसे मिलती किसी में, ठीक है। अर्थात इनका ऐसा पैटर्न क्यों बना है? क्योंकि यहां पर एक नदी है, कौन सी? यमुना, ठीक है, और यमुना ऐसी क्यों बह रही है? क्योंकि यहाँ पे गंगा है। अगर गंगा नहीं होती तो यमुना का पैटर्न शायद कुछ और होता, यमुना फिर गंगा में जाके नहीं मिलती, ठीक है। तो जब सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अकॉर्डिंग टू मेन स्ट्रीम अर्थात अपनी मुख्य नदी के अनुसार बहे तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट पैटर्न। आई बात समझ में? अर्थात जो आपकी सहायक नदियां हैं, अगर मुख्य नदी वहां पर नहीं होती तो सहायक नदी शायद और कहीं जाके मिलती, या हो सकता सीधे समुद्र में जाके मिलती। क्लियर? तो उसको बोलते हैं क्या? सब्सिक्वेंट पैटर्न। ओके, समझ में आया क्या है कि जब आपका सहायक नदी मुख्य नदी के अनुसार बहे तो उसी को बोलते हैं आपका सब्सिक्वेंट पैटर्न। चलिए, अब आपको जो मैं बताने वाला हूं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं उन पैटर्न की बात करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट पैटर्न, ठीक है। चलिए, एक है आपका, अब ध्यान से देखना आप, ट्रेलीज पैटर्न को बोलते हैं सलाखनुमा प्रतिरूप। क्या है? सलाखनुमा प्रतिरूप। अब ध्यान देना, इसमें ट्रेलीज पैटर्न या सलाखनुमा प्रतिरूप जो होता है, इसमें मुख्य नदी आपका सीधी बहती है, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपल डायग्राम समझेंगे आप। सलाखनुमा पैटर्न में मुख्य नदी सीधी बहती है और जो उसकी सहायक नदियां हैं उससे 90 डिग्री पर आके, ठीक है, 90 डिग्री पर आके लगभग से कट करती है किसको? ट्रेलिस पैटर्न को, ठीक है। जब मुख्य नदी सीधी बहे, ये आपका मेन रिवर है, ठीक है, और ये सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज उसमें आके बहे, और जो ट्रिब्यूटरीज की जो सहायक नदियां, जो उसकी उपसहायक नदी किसकी? इसकी। अर्थात ये आपका मेन रिवर थी, अब जो A-B-C ये आपकी सहायक नदियां हैं किसकी? रिवर ए की। अब ये सहायक नदियां भी इसमें 90 डिग्री पर आके मिले इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा पैटर्न बनाए। अर्थात ये सबकी सब लगभग 90 डिग्री पर आके मिले, ठीक है। ये देखिए आप, ये ऐसा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि आपका मुख्य नदी सीधी बह रही है और उसकी सहायक नदियां 90 डिग्री पर जाकर उसमें मिल रही है। ये आपका दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ऐसा ये वाला, और वैसे ही, ठीक है, ये सब 90 डिग्री पर जाके मिली, और जो सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं वो उसमें भी कैसे आके मिल रही हैं? 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो जब मुख्य नदी सीधी बहती है और सहायक नदियां उसमें 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और जो उनकी भी सहायक नदियां हैं वो कितने का? 90 डिग्री का अगेन एंगल बनाए, तो वो किस में आता है? ट्रेलिस पैटर्न में। ये सलाखनुमा ऐसी होती है ना आपकी सलाखें, ऐसी तो होती है सलाखें आपकी, जो जेल होती है उनकी सलाखें लोहे की ऐसी होती हैं। तो इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है किसमें? ट्रेलिस पैटर्न या सलाखनुमा पैटर्न बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपका छोटा नागपुर प्लेटू में जो नदी बहती है, स्वर्णरेखा नदी, उसके आसपास का एक पैटर्न है, वो इस प्रकार का बनता है, ठीक है। इसका एग्जांपल में लिख सकते हैं छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली नदियां, स्वर्णरेखा नदी और भी उसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो इस प्रकार का एक पैटर्न बनता है जिसमें सलाखनुमा पैटर्न बने कि नदियां एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, सहायक नदी और मुख्य नदी एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिस पैटर्न या सलाखनुमा प्रतिरूप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करें। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो ये आपका है डेंड्रिटिक पैटर्न, या इसी को बोलेंगे हम वृक्षाकार। क्या बोलेंगे? वृक्षाकार, या इसी को बोल देंगे डेंड्रिटिक,
ठीक है। डेंड्रिटिक पैटर्न, वृक्षाकार पैटर्न, ये सबसे कॉमन यही पैटर्न बनता है भारत में, ठीक है, सबसे आम पैटर्न भी यही है। इसका आपको समझ में आया वृक्षाकार। जब नदियाँ, ठीक है, जब आपका एक मुख्य नदी ऐसे बहे, ठीक है, मुख्य नदी आपका इसकी कोई निश्चित दिशा ना हो और नदियाँ उसमें जैसे कि नदी की शाखाएं होती है ना, जैसे कि हमने जो अब सिंपल जो पैटर्न पढ़ा है, ठीक है, जैसे पत्तीनुमा आकृति बनती है, नदी की शाखाएं बनती है, तो इस प्रकार से कोई नदी बह रही है, ठीक है। और ये आपका जैसे कि बात करें रेड कलर में तो रेड कलर के मुख्य एक बड़ी एक डाल है, उसकी कई सारी शाखाएं निकली हुई है, होता ना पेड़ आपका, जैसे कि ये पेड़ है ये, तो ये जैसे कि जब एक मुख्य नदी में उसकी सहायक नदियां कहीं पर भी आए उसमें आके जुड़ जाती हैं और एक वृक्ष रूपी एक प्रतिरूप बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक पैटर्न या वृक्षाकार पैटर्न। तो जो इंडो जेनेटिक प्लेन है, ये भारत की बात करें, जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं वो वृक्षाकार प्रतिरूपी बनाती हैं। अगर बात करें इसका एग्जाम्पल में, तो जो गंगा का पैटर्न है, तो गंगा उसकी सहायक नदियों के साथ किस प्रकार का पैटर्न बनाती है, वृक्षाकार, क्योंकि उनमें नदियों की कोई दिशा नहीं है, ठीक है। गंगा सीधी बहती है, गंगा आपका ऐसा बहती है और उसमें पेड़ की डाल की तरह ऊपर से नदियां आके मिलती हैं, कहाँ की, नेपाल की नदियां, और कुछ नदियां नीचे से जाके मिलती हैं। तो इसमें आपका लग रहा है कि पेड़ की एक डाल है, उसमें कई सारी टहनियां निकली हुई है, ये आपका पत्तीनुमा आकृति बनती है, किसमें, डेंड्रिटिक पैटर्न में, वृक्षाकार प्रतिरूप में, ठीक। इसकी कोई निश्चित डायरेक्शन, कोई डेफिनेट शेप एंड साइड स्ट्रक्चर नहीं होता, किसमें, डेंड्रिटिक पैटर्न में। क्लियर, इनकी डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आपको बस अभी इसको समझना है कि पैटर्न बनता कैसा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न पे। तो ये नेक्स्ट पैटर्न है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न, इसे बोलेंगे आयताकार, ठीक है, आयताकार प्रतिरूप, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न या आयताकार प्रतिरूप की बात करें तो जब एक मुख्य नदी होती है और मुख्य नदी, ठीक है, मुख्य नदी जब बहती है और ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, जब मुख्य नदी आपका एक रेक्टेंगल नुमा आकृति बनाती है, ये 90 डिग्री पर जाके एकदम से नदी जब मुड़ती है, ठीक है, और जो उसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां इसमें आके इस प्रकार से मिल रही हैं, ठीक है, ये आपका मुख्य नदी जो थे ब्लैक कलर में बह रही है और सहायक नदियां इसमें इस प्रकार से आके मिल रही हैं, ये, ठीक है। तो ये आपका बनता है कि इसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न में, ठीक है, कोण ले तो उसमें आपका अंतर क्या था सलाखनुमा में और उसमें, क्योंकि ट्रेलिस पैटर्न में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनता है सलाखनुमा, जैसे कि उसमें नदी सीधी बहती है कोई और आपका ये बिल्कुल आपका बराबर पे आके मिलती है, कौन सी, 90 डिग्री पर सहायक नदियां, जबकि रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपका वो नदी जो है वो खुद 90 डिग्री का कोण लेती है, ठीक है, 90 डिग्री कर्व लेती है, और जो ये नदियां हैं सहायक नदियां, जरूरी नहीं कि आपका बिल्कुल 90 डिग्री पर, ये आड़ी टेढ़ी भी आके मिल जाती है इनमें, ठीक है, ऐसे में आके। क्लियर। और दूसरा इसमें एक पहला अंतर तो ये है कि जो आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न आयताकार पैटर्न में, इसमें सहायक नदियां जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री कोण बनाए, लेकिन नदी 90 डिग्री पे मुड़ेगी, कौन सी, मुख्य नदी। और दूसरा जो सहायक नदियां हैं वो आपका पास पास होती हैं, जबकि जो ट्रेलिस पैटर्न है उसमें सहायक नदियां के बीच में गैप ज्यादा होता है, ठीक है, ये ट्रेलिस पैटर्न में होता है, ठीक है, ये, और ये होता है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न में इस प्रकार का, ठीक है, अर्थात इसमें नदियों के बीच में गैप कम है, किसमें, रेक्टेंगुलर में, और ट्रेलिस में गैप ज्यादा है। क्लियर हुआ ये। तो जब मुख्य नदी आपका 90 डिग्री कोण लेते हुए मुड़े और सहायक नदियां उसमें आके जुड़ जाएं, ठीक है ना, जबकि एक निश्चित शेप में, इरेगुलर शेप में मुड़ती हैं, मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न या आयताकार प्रतिरूप। क्लियर। तो जो विंध्याचल माउंटेन्स है, विंध्याचल माउंटेन्स की जो नदियां हैं, विंध्याचल माउंटेन में जो नदियां बहती हैं वो रेक्टेंगुलर पैटर्न या आयताकार प्रतिरूप बनाती हैं। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं विंध्याचल की नदियां, जैसे कि जो विंध्याचल माउंटेन में बहने वाली नदियों का, आप नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, शेर, सक्का, हिरन, गंजाल, आपने जो पढ़ा होगा, उनका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें आयताकार पैटर्न में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की बात करें। ये है आपका रेडियल पैटर्न, इसको रेडियल ही बोलेंगे। चलिए रेडियल पैटर्न की बात करें तो इसमें जो रिवर होती हैं, रिवर एक सेंट्रल होता है, एक सेंट्रल हब से रिवर चारों ओर दिशाओं में निकलती हैं। किसमें, रेडियल पैटर्न में एक निश्चित सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट से नदियां चारों दिशाओं में निकलती हैं, उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। कैसे, देखिए
सपोज करें ये एक कोई भी पर्वत है, पॉइंट है, पर्वत है। अब इस पहाड़ से नदियां इन चारों दिशाओं में बहेगी। नदी इस दिशा में बह रही है, ऐसी भी बह रही है, ऐसी, ये इसका पाथ है, बहने का पाथ है। अर्थात नदी चारों दिशाओं में उस एक श्रृंखला से, मोस्टली नदी पर्वतों से निकलती है, तो इस पर्वत से एक पर्वत सेंटर पॉइंट है, सेंटर हब है, और इस सेंटर से चाहिए सेंटर पीक है, इस पीक से नदियां चारों दिशाओं में बह रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, ऐसी भी जा रही है, ऐसी। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल पैटर्न, या आप इसको रेडियल पैटर्न बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे अमरकंटक पर्वत की बात करें तो अमरकंटक पर्वत से बात करें तो ऐसे में नर्मदा नदी निकलती है, ये नर्मदा का डायरेक्शन है, ऊपर सोन का डायरेक्शन है, नीचे महानदी का डायरेक्शन है। अरे भाई, ये आपका अमरकंटक पर्वत है, तो अमरकंटक पर्वत से ऊपर निकलती सोन नदी निकल जाती है, उसकी एक ओर से नर्मदा बह के निकल जाती है और एक ओर से महानदी बह के ऐसे निकल जाती है। तो अमरकंटक सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? रेडियल पैटर्न का, कि जब आपका एक निश्चित सेंटर पॉइंट हो, एक कोई पीक हो, और वहां से नदी चारों दिशाओं में निकले, बाहर निकले, उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। क्लियर? चलिए, एक इसको बोलते हैं एक व्हील की तरह, जैसे कि आपका चक्का होता है ना, व्हील, तो किसी भी कोई गाड़ी का टायर होता है या बैलगाड़ी का, तो उसमें भी आपका इसी प्रकार से, जैसे कि बैलगाड़ी ये होता है, यहाँ से सेंटर पॉइंट से ऐसे कई सारी टाने निकलती हैं ये, ठीक है। तो आपका ये किसका एग्जाम्पल है? रेडियल पैटर्न में ही बनता है, ठीक है। चलिए, फिर आपका सेंट्रीपिटल, अगली क्या है? सेंट्रीपिटल पैटर्न, ये इसी को बोलेंगे अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। सेंट्रीपिटल पैटर्न या अभिकेंद्रीय प्रतिरूप ये दो प्रकार का बनता है मोस्टली। इसमें एक तो क्या होता है सेंट्रीपिटल पैटर्न में कि एक आपका सेंट्रल डिप्रेशन होता है। सेंट्रल डिप्रेशन अर्थात आपका ये बीच में एक कोई लेक टाइप की होगी, ठीक है, आसपास पहाड़ से घिरी होगी, ये कोई झील है। अब नदियां आके, ठीक है, नदियां आके इसमें अपना पानी, ये ठीक है, ये आपका इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेंट्रल डिप्रेशन। सेंट्रल डिप्रेशन होता है, ये एकदम सेंटर में होगा, कोई भी झील हो सकती है, ठीक है, कोई भी झील है, और नदियां चारों दिशाओं से आके इसमें मिल रही हैं। जैसे कि अब लद्दाख जो क्षेत्र है, तो लद्दाख क्षेत्र में आपका अभी चर्चित क्षेत्र भी है, तो लद्दाख क्षेत्र में कुछ नदियां आके चारों ओर से उस झील में पानी, उस झील में आके अपना पूरा पानी गिराती है, उनका माउथ है वहां पर, ठीक है। तो ये सेंट्रल डिप्रेशन है कि आपका सेंटर में एक झील हो या कुछ भी हो सकता है, कोई भी तालाब हो सकता है, और चारों ओर से नदियां आके अपना पानी वहां पर एकत्रित करें, चारों दिशाओं से नदियां आके, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल पैटर्न या अभिकेंद्रीय। ये आपने वर्ड पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल। तो इसी प्रकार से पैटर्न बनता है कौन सा? सेंट्रीपिटल पैटर्न, जब नदियां चारों दिशाओं से आके, जैसे आप सब नदियों का पैटर्न एक जैसा है, झील जैसा, ठीक है, और झील में आके पानी जमा कर रही है, तो उसका कौन सा होगा? आपका सेंट्रीपिटल पैटर्न या अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। जो सेंट्रल डिप्रेशन, इस सेंटर को बोलते हैं, झील को, सेंट्रल डिप्रेशन। क्लियर? और ये लद्दाख में बहने वाली नदियां इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें, ये आपका लास्ट पैटर्न और भी कई सारे बनते हैं, एनुलर पैटर्न बनता है, पिनेट पैटर्न भी बनता है, लेकिन हम जो मुख्य पैटर्न की बात कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो आपको लिमिटेड ही हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपका लास्ट जो बता रहा हूँ आपको, ये है बारवेट पैटर्न। कौन सा? बारवेट पैटर्न। ये इसी को बोलते हैं कांटेदार, क्या बोलते हैं? कांटेदार स्वरूप। बारवेट पैटर्न या कांटेदार स्वरूप। अब सुनिए, इसमें होता है कि जो मुख्य नदी के बहने की दिशा होती है, तो मुख्य नदी के बहने की दिशा के बिल्कुल विपरीत दिशा में आके उसमें सहायक नदी मिलती है, तो उसको बोलते हैं बारवेट पैटर्न या कांटेदार स्वरूप। जैसे कांटा आपकी उल्टी दिशा में आके लगता है ना, ऊपर उसकी नोक होती है और नीचे वो थोड़ा सा मोटा होता है। वो देखिए कैसे, सपोज करिए कि आपका ये मुख्य नदी की बहने की दिशा ये है, मुख्य नदी इस ओर में बह रही है, ये आपका एरो बना है, और जो सहायक नदियां हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इस दिशा में आके मिल रही हैं, ऐसे में आके मिली, ठीक है, ऐसे में आके मिली, ये वाला पैटर्न, ठीक है। एक तो होता है कि सहायक नदी भी ऐसे में आके मिले, जैसे कि आपका मुख्य नदी ये बह रही है और सहायक नदी ऐसे में आके मिलती मोस्टली, ठीक है। गंगा में आपका ऐसे पैटर्न बनता है,
ये आपका लगभग आपका किस में आ जाएगा, पिनेट पैटर्न में, ये आपका डेंड्रिटिक पैटर्न में। जबकि इसमें क्या होता है कि मुख्य नदी जो मेन रिवर है, मेन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आके मिलती है, क्योंकि नदी की बहने की दिशा ये है, जबकि सहायक नदियां आके उल्टी दिशा में मिल रही है, ऐसे में चलिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं, कांटेदार स्वरूप या बारवेट पैटर्न। ठीक है, कि जब नदी की सहायक नदियां उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आके उससे मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं बारवेट पैटर्न या कांटेदार स्वरूप। क्लियर? तो ये आज के जो लेक्चर था इसमें हमने डिस्कस करा ड्रेनेज पैटर्न। एक बार इसको आप पढ़ लें, ड्रेनेज पैटर्न को, जो हमने दो प्रकार का पढ़ा, कॉन्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, फिर हमने उनके प्रतिरूप पढ़े, और भी कई सारे पैटर्न है, पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये आपके सफिशिएंट है, आपको उनको एक बार बस पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में ड्रेनेज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।